तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं और एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। ओके, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो आयंस है वो क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। सरस्वती बताइए, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड resistance offered by the electrolyte to the flow of current. Flow of current is known as, अच्छा देख के बताओ क्या लिखा था। Resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current between their electrons is called. Between the electrodes, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड के बीच में जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने वाले उसी को ही क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट, किसके बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ओके, और बिटवीन द सर्किट जो होता है वो तो रेजिस्टेंस होता है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो मतलब जो सर्किट में जो होता है वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और दिया था, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स, कौन कौन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, तो अर्पिता बताइए क्या क्या फैक्टर होते हैं। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। तो किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या क्या चीज़ होने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में, डिस्टेंस बढ़ा दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, बहुत सारा आयंस हो जाएगा। ओके, तब क्या होगा, तब बढ़ जाएगा। और घटेगा किससे, जितना मतलब इतना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट में डीप है, ज़्यादा मतलब बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ओके, टेम्परेचर हम लोग मतलब बढ़ा देते तो क्या होगा, देखो क्या लिखा, चेक करो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, उसके अंदर जो आयन से जल्दी जल्दी मूव करेगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारे जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बोलते हैं डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस। उसका तो ओरिजिनल कितना था, इप्सिलॉन था, ई था, ये में अभी इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह कम हो जाएंगे, आई इंटू स्मॉलर, जितना बचेगा उसी को ही क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेल। तो रिया बताइए क्या डेफिनेशन है, डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए सेल। हाँ बेटा बोलिए। Potential difference across the terminal of a cell is known as terminal potential drop of a cell. Okay? उसको लिखते कैसे, V cos t माइनस आया, कब है, डिस्चार्जिंग के टाइम, चार्जिंग होगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, बट इसके बाद एक पूछता है कि derive a relation between the internal resistance EMF and terminal potential difference of the cell
सभी के बीच में रिलेशन फाइंड करना। यहाँ से तो एक रिलेशन ऐसा हो गया V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, एक रिलेशन I इक्वल्स टू E अपॉन आर प्लस आर, दूसरा R इक्वल टू E माइनस V अपॉन आर, और तीसरा स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन V इंटू आर। तो क्या क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF and terminal potential drop of the cell। ओके, तो कोई भी रिलेशन बताओ तो इसे घटा देगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे करंट बोल के कोई चीज था क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए सेल। यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल है, EMF है और आर। तो ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन बन सकता है। ओके, तो सारे रिलेशन को तुम्हें डिराइव कर देंगे। उसके बाद कहते हैं ड्रॉ EMF वर्सेस आर, V वर्सेस आर, V वर्सेस आर, इसका ग्राफ बनाना। ओके, तो हम लोग जानते हैं EMF के मतलब रेजिस्टेंस के साथ इंडिपेंडेंट होता है। तो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी चेंज करो, EMF तो होता है, सेल का प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद जो पोटेंशियल ड्रॉप और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेना। V इक्वल्स टू आई आर है, I इक्वल्स टू E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। इस आर को नीचे ले आओ तो E अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। ये कौन सा है? तो जब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब यहाँ पे था तो उस जगह पे क्या है कि ये वाला ग्राफ बनते जा रहा है। तो जब आर के वैल्यू 0 है तो V भी 0 है। ओके, V इक्वल्स टू आई आर होता है, I आर 0 है तो V भी 0 होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस बढ़ा, जब रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो EMF कितना होगा? E/2 के बराबर आ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने लगेगा, बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तब क्या हो जाएंगे? E V के बराबर हो जाएगा। और एक बात है, V और I के बीच में रिलेशन, तो V में चेंज होगा, I में चेंज होगा, EMF तो कांस्टेंट होगा। वहाँ पे जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस आर। स्लोप उसमें नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया आज की बात। और इसमें तुम लोग को न्यूमेरिकल करना है। एग्जाम्पल 7.3, सॉरी, हाँ, एग्जाम्पल 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83 सारे करने हैं। ठीक है सर, सारे करोगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया। नंबर 1 पॉइंट उसका डेफिनेशन, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप का डेफिनेशन, 3 ग्राफ और किस किस फैक्टर के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, वो सारी चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है।